हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हम कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी ज्योग्राफी में सौरमंडल को हम देख रहे हैं। सौरमंडल में अभी तक हमने मंगल ग्रह तक देख लिया है। आज हम बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसों का समूह है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1000वें भाग के बराबर है। सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों का द्रव्यमान का यह 2.5 गुना है। तो जुपिटर सौरमंडल का कितना बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है, इसका हम अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं। जुपिटर का जो नाम है वो रोमन देवता जुपिटर के नाम पर ही रखा गया है। यह अपनी धुरी पर घूर्णन करने में लगभग 10 घंटे का समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। 11 वर्ष कुछ समय है इसका, तो ये लगभग हम 12 वर्ष मान लेते हैं। 12 वर्ष का इसको समय लगता है। इसके 79 उपग्रह हैं जिसमें से गैनीमीड जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी यह सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। अभी तक इस ग्रह पर वाइजर 1, वाइजर 2, पायोनियर और गैलीलियो हाल में ही अभी रिसेंटली मिशन भेजा गया है। जो गैलीलियो, अब हम इसकी बात करते हैं मिशन की। अगर हम बात करें तो गैलीलियो मिशन जो है, गैलीलियो मिशन बृहस्पति और उसके प्राकृतिक चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए भेजा गया था और जूनो मिशन बृहस्पति पर जल की खोज के लिए भेजा गया है। ये दोनों मिशन जो हैं ये इसलिए खास हो जाते हैं, जूनो और गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो और जूनो ये दोनों ही मिशन स्पेशली बृहस्पति के लिए ही भेजे गए हैं। मतलब ये केवल बृहस्पति के लिए भेजे गए हैं, किसी अन्य ग्रह के नहीं। वाइजर मिशन जो है, वाइजर 1, वाइजर 2, ये मिशन जो स्पेस के सौरमंडल के बाहर के लिए भेजे गए हैं, तो ये अन्य ग्रहों पर भी होते हुए गए हैं। लेकिन गैलीलियो और जूनो ये 2 मिशन ऐसे हैं जो केवल और केवल बृहस्पति के लिए ही भेजे गए हैं। तो गैलीलियो के बाद जूनो ही एक ऐसा मिशन है जो केवल बृहस्पति के लिए भेजा गया है। अब बृहस्पति की एक खास बात और करते हैं। इसकी खास बात एक ये है कि हमारी पृथ्वी के आसमान में, यानी कि रात के आसमान में, चंद्रमा और शुक्र ग्रह, इन दोनों के बाद बृहस्पति तीसरी ऐसी वस्तु है या ऑब्जेक्ट है जो सबसे अधिक चमकती है। तो आपको मुझे अभी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हाल में ही 6 से लेके आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, तो मैं ही बता देता हूँ। तो हाल में ही अभी 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर के बीच में मंगल ग्रह पृथ्वी के करीब आया है। इस वजह से मंगल ग्रह ने जुपिटर को पार करते हुए, यानी कि अब मंगल ग्रह इस समय पृथ्वी के आकाश में तीसरी सबसे ज़्यादा चमकने वाली वस्तु या ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इस चीज़ को खास याद रखना, यह परिघटना हर 2 साल में होती है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये अभी हाल की ही 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर की न्यूज़ है। तो याद रखना है कि चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति तीसरी सबसे अधिक चमकने वाली वस्तु है।
अब हम बात करते हैं शनि की। शनि की बात करने से पहले इसकी दो खास चीज़ें और हैं। दो खास बात ये है कि बृहस्पति पर एक ग्रेट रेड स्पॉट ये पाया जाता है। ये है, आप इसको देख सकते हैं। यह एक ये बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध के वायुमंडल में स्थित है और इस जो यह जो स्पॉट है, इसका आकार पृथ्वी के आकार का दुगना है। यानी कि इस चक्रवात या जो स्पॉट है, इसमें दो पृथ्वियाँ समा सकती हैं। इसका आकार पृथ्वी का आकार का दुगना है और ये को हरिकेन चक्रवात के समान है। जो हमारे यहाँ हरिकेन चक्रवात आते हैं तो ये उसी के समान है। अब आपको मुझे ये बताना है कि हरिकेन चक्रवात पृथ्वी के किस पृथ्वी पर किस महासागर में आते हैं। यह जो चक्रवात है, ये ग्रेट रेड स्पॉट है, इसको 400 सालों से देखा जा रहा है। ठीक है, अगला है इसमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये आप देख सकते हैं। ये मोतियों के समान दिख रहे हैं पल्स, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स। ये भी बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित सफ़ेद अंडाकार आकृतियों के रूप में दिखाई देने वाले तूफानी हैं। ये भी तूफान है और ये भी तूफान है, लेकिन ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वामावर्त। और ये 1986 में जब इन्हें देखा गया था तब इनकी संख्या 6 से लेकर 9 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। अगर हम इसको देखें तो ये देखिए, आपको यहाँ पे बृहस्पति के ऊपर ये तो है ग्रेट रेड स्पॉट, और ये अगर आप देख सकते हैं ये है स्प्रिंग ऑफ पल्स। तो आप देखिए ये ग्रेट रेड स्पॉट है और ये स्प्रिंग ऑफ पल्स है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि एक खूबसूरत ग्रह है, इसे बहुत ही सुंदर ग्रह कहते हैं और हमारे यहाँ इससे हम डरते भी हैं। शनि का साया मंगल की माया। तो अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। आज हम शनिदेव को देखेंगे। ये शनिदेव शनि ग्रह है, ये पीले कलर का ग्रह है और ये इसकी सुंदरता का मुख्य कारण है इसके वलय। तो अब बात करते हैं शनि की। तो शनि के बारे में, ये सूरज से दूरी के क्रम में ये पांचवें क्रम का ग्रह है। और अगर आकार की बात करें तो आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम इसके वलयों को भी शामिल कर लें, अगर हम इसकी बात करते हैं आकार में ये दूसरा है, तो हम केवल इस गोले की बात कर रहे हैं। इस गोले के आकार पर ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि हम इस पूरे वलय को ही काउंट कर लें, अगर हम इसके वलय को काउंट करते हैं तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे शनि के बारे में। तो ये तो पांचवा क्रम में पांचवा और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो वलय हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, चार चांद लगाते हैं। इन ग्रहों ये वलय हैं, इन वलयों की संख्या 7 है। इसमें 7 वलय जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब इसकी विशेषता क्यों है, देखो बेसिकली जो वलय हैं वो चारों ग्रहों के पास हैं। बृहस्पति के पास भी हैं, शनि के पास भी हैं, यूरेनस के पास भी हैं और नेपच्यून के पास भी हैं। लेकिन इसी के लिए वलय क्यों खास है, क्योंकि इसके जो वलय हैं, शनि के जो वलय हैं वो स्पष्ट रूप से बने हुए हैं, पूर्ण रूप से बने हुए हैं और क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, जो बृहस्पति है उसके जो वलय हैं वो आपको साफ तौर पर नहीं दिखाएंगे, धुंधले ग्रह हैं। आपको उन वलयों को देखने के लिए आपको बड़े बड़े टेलीस्कोप का सहारा लेना होगा। आप सामान्यतः उन वलयों को नहीं देख सकते, इसलिए शनि के वलय खास हैं। अब ये वलयों का निर्माण कैसे हुआ है, ये वलय जो हैं ये धूल के कणों से बने हैं, बर्फ से बने हैं, चट्टानों से बने हैं। इन वलयों की जो चौड़ाई है वो लगभग 2 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और
इन वलयों की जो चौड़ाई है वो लगभग 20 से 25 मीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपग्रहों की। यह उपग्रह ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी अभी हाल में ही रिसेंटली इसके नए उपग्रहों को खोजा गया है। तो अब इसके उपग्रहों की संख्या जो हो गई है वो हो गई है 82। इसमें अब 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति में कितने हैं 79। ठीक है, टाइटन जो है इसका ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन क्यों खास है? टाइटन इसलिए खास है, अब आप मुझे ये बताइए, टाइटन के लिए हाल में ही एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, तो उस मिशन का नाम क्या है? तो टाइटन जो है इसलिए खास है, इसका आकार बुद्ध के समान है, पहली बात, ये बुद्ध के आकार के बराबर है। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि इसका जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के समान सघन है, पृथ्वी से भी ज़्यादा सघन है, लेकिन पृथ्वी के समान है, लेकिन पृथ्वी के समान से पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे भी ज़्यादा ये सघन है। और इस उपग्रह पर क्या हुआ है, इस उपग्रह पर हाइड्रोकार्बन्स की खोज की है। जो कैसनी मिशन था उस मिशन ने 2004 में इस पर हाइड्रोकार्बन्स की खोज की है, और ये हाइड्रो जो कार्बन है ये लिक्विड फॉर्म में इस उपग्रह पर मिलते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक उपग्रह है फोबे। ये फोबे क्यों खास है? ये जो इसके वलय हैं, वलयों के बीच में परिक्रमा करता है, लेकिन ये अन्य उपग्रहों के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये शनि है और ये मान लीजिए सभी लोग ऐसे घूम रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब फोबे क्या करेगा, फोबे इस तरीके से घूमेगा। फोबे जो है वो इस तरीके से घूमेगा, तो ये विपरीत दिशा में परिक्रमा कर रहा है। अब इसकी शनि ग्रह की एक खास बात और है, सबसे खास बात, एक तो वलय है इसके, एक दूसरा इसका रंग पीला है। ये तो हम दिख ही रहा होगा, आपको स्पष्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसकी एक खास बात और है, इसका घनत्व, ये इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है, घनत्व। घनत्व क्या है? सभी ग्रहों के घनत्व, सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके घनत्व। और सबसे खास बात यह है कि ये जल के घनत्व से भी कम है इसका, यानी कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी कम है। अगर इसको उठा के किसी ऐसा हम समुद्र मिल जाए हमें पानी का जिसमें हम शनि ग्रह को डाल सकें, तो ये डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसका घनत्व पानी के जल के घनत्व से भी कम है। अब अगर हम शनि पर भेजे गए मिशन की बात करें तो देखो, पायोनियर मिशन ये बृहस्पति पर गया था और फिर शनि पर भी आया। वाइजर 1, वाइजर 2 ये दोनों बृहस्पति पर भी गए थे और शनि पर भी आए। कैसनी ये मिशन जो है ये स्पेशली शनि के लिए आया था, और अभी हाल में ही ये मिशन समाप्त हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि शनि पर कौन कौन से मिशन गए हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस जो है ये सूर्य से दूरी क्रम में ये 7वां ग्रह है, और आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो ये सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। तो अभी आप देखो, इसमें जैसे हम वलय की बात कर रहे थे शनि में, तो ये देखो इसके जो वलय हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं पर उतने स्पष्ट नहीं हैं जितने कि शनि के हैं। अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, ये देखो, ये बिल्कुल क्लियरली साफ आप देख सकते हैं कि हाँ ये वलय यहाँ पे है। लेकिन अगर इसके देखो तो यहाँ ये दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस क्या है? यूरेनस देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी क्रम के अनुसार ये है 7वां ग्रह है।
ठीक है, यह ग्रह, इस ग्रह का तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। ये माइनस लगाना भूल गए, -215 डिग्री सेल्सियस है। और यह ग्रह भी, अब इस ग्रह की बात करें, यह ग्रह भी, इसकी भी एक खास विशेषता क्या है, यह ग्रह भी, इसकी दो विशेषताएं खास हैं। एक तो शुक्र ग्रह की तरह यह अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जो डे नाइट वाला, तो वो भी बिल्कुल शुक्र ग्रह की तरह ही करता है। शुक्र ग्रह जैसे पूरब से पश्चिम घूमता है, तो सूरज तो वहाँ पर यानी कि यहाँ पर और शुक्र ग्रह पर जो सूर्य उदय होगा या सनराइज होगा वो पश्चिम दिशा से होगा और सनसेट पूरब दिशा में होगा। एक सबसे बड़ी खास विशेषता तो ये हो गई इसकी। दूसरी इसकी खास विशेषता है कि ये अपने अक्ष पर लगभग बिल्कुल बहुत झुका हुआ, 90 डिग्री से भी ज़्यादा झुका हुआ है, इसका 97 डिग्री इसका झुकाव है। और इस कारण से यह जो ग्रह है बिल्कुल लेटा हुआ दिखाई देता है कि ये बिल्कुल लेटा हुआ है। ठीक है, अब ये लेटा होने के कारण, इसके लेटा होने के कारण ये ग्रह जो है, इस ग्रह के जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाते हैं, सूर्य के सामने रहते हैं। अब अगर इमेज में आप देख सकते हो तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल होगा। तो ये सूरज के बिल्कुल सामने है, ये पोल जो है इसके सूरज के सामने स्थित है। अब इसकी खास विशेषता क्या हो गई, एक तो ये पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है, और ये अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह के 9 वलय हैं, इस ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस ग्रह के जो वलयों के नाम हैं इनको याद रखना जरूरी है। सरल है, आराम से याद हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि ये 5 नाम जो हैं वो इस ग्रह के हैं। तो इस ग्रह के जो वलयों का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ठीक है, इस ग्रह की खोज 1771 में विलियम हर्शले ने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये है नेपच्यून। नेपच्यून की अगर बात करते हैं तो नेपच्यून जो है ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे दूर स्थित ग्रह है और सर्वाधिक धीमी कक्षीय गति करने वाला ग्रह भी है। 3 चीज़ें आपको पता चल गई, सबसे तेज कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है और सबसे छोटा कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी क्रम में ये 8वां ग्रह हो गया। इसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल स्थित हैं और इसका जो उपग्रह है वो ट्रियट्रॉन ये इसका सबसे बड़ा और प्रमुख उपग्रह है और इसकी खोज जर्मन एस्ट्रोनॉमर गाले ने की थी। ये तो आज हमने सौरमंडल के सभी ग्रहों को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद कुछ ग्रह और कुछ चीज़ें और बच जाती हैं, आज हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। आज सौरमंडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी है कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी की बुक है कल उसका 2nd चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 2nd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ये है बौने ग्रह। ये बौने ग्रह क्या होते हैं, नाम तो सुना होगा, क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे प्लूटो भाई को इस लिस्ट में डाल दिया है, ग्रहों में से भगा दिया है, निकाल दिया है भाई। क्यों भाई, इन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था कि इनको निकाल दिया गया। तो ये इनकी सुनवाई हुई है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मीटिंग में। ये मीटिंग बैठी, इन्होंने कहा कि देखो भाई, सूर्य, हम उन ग्रहों को देखते हैं
पहले ये देखते हैं ग्रह कौन है, उपग्रह कौन है, क्या है, सबकी परिभाषाओं को फिर से बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, प्लूटो ने कहा भाई हम करते हैं। किसी का यह किसी का उपग्रह ना हो, प्लूटो ने कहा भाई हम किसी के उपग्रह भी नहीं हैं। अपनी निकटवर्ती पिंडों की कक्षाओं में प्रवेश ना करता हो। तो यहाँ पे प्लूटो भाई साहब फंस गए इस वाले पॉइंट पर। और इनका कम से कम इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपना आकार को गोलीय, ये गोलीय है, गोलीय बनाए रख सकें। तो प्लूटो बोले हाँ हम ये 3 कंडीशन तो फॉलो करते हैं। तो अब ये फंस कहाँ गए, ये फंस गए हैं यहाँ पे, अपने निकटवर्ती पिंडों की कक्षाओं में प्रवेश ना करते हों। तो यहाँ पे प्लूटो भाई साहब फंस गए। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे फंसे थे ये, ठीक है। ये वैसे नेपच्यून की जो कक्षा है उसको काटते हैं। तो यहाँ पे ये फंस गए। तो इन्होंने फैसला सुना दिया कि हाथ से आप ग्रहों की जो श्रेणी है, ग्रहों के जो घर हैं, लिस्ट है, उससे बाहर हो जाइए, आप बौने लोगों की कॉलोनी में जाके रहिए। हमारे सौरमंडल में वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं। एक तो प्लूटो हो गया है जो भाई साहब जिनको हमने निकाल दिया था इन लोगों ने, फिर एरिस है, मैकमेक है, हुमा है और सेरेस है। अब ये बौने ग्रह भी हाल में ही चर्चा रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने हाइगिया को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो अभी ये हाइगिया है क्या? तो हाइगिया अभी वर्तमान में एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में स्थित जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें स्थित है। अब बात करते हैं, थोड़ा इन लोगों की बात कर लेते हैं। ये बौने लोग हैं बेचारे इन्होंने क्या बिगाड़ा है। बड़े बड़े लोगों की बात हो गई, तो अब इन 2 लोगों की और बात कर लेते हैं। तो 2 लोग क्यों खास हैं इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे जिन भाई साहब को निकाल दिया, ये पीड़ित व्यक्ति हैं। सबसे पहले इन पीड़ित व्यक्ति की बात करते हैं। तो ये पीड़ित व्यक्तियों को ये जज साहब थे राष्ट्रीय खगोलीय संघ वाले, इसमें जो जज साहब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, 2006 में अपनी मीटिंग करी और मीटिंग में कहा कि देखो बौने ग्रह जो होंगे हम उनको इस श्रेणी में डाल देंगे, इसको रख दिया। अब इसको प्लूटो को निकालने का कारण क्या है, इस पर चार्जेस क्या लगाए गए थे। इस संघ मीटिंग में जो एस्ट्रोनॉमर्स बैठे थे, तो उन्होंने प्लूटो को निकालने के लिए क्या क्या चार्ज लगाए। इसको बाहर तो निकालना था, तो इसको बाहर निकालने के लिए एक तो बोला कि देखो भाई आपका जो आपकी साइज है वो हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से छोटी है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा आपकी जो कक्षा है वो वृत्तीय कक्षा नहीं है, बहुत बड़ी कक्षा है। और तीसरा ये है कि आप भैया दूसरे के घर में जाकर आप उधम करते हो, दूसरे घर में घुस जाते हो, यानी कि आप नेपच्यून की कक्षा काटते हो। तो ये 3 इन्होंने चार्ज लगाए और इन 3 आधारों पर इसको उठाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। इसको तो निकाल दिया। अब ये हैं सेरेस भाई साहब। इन्होंने क्या किया था, अब इनकी खोज की थी इटली के एक खगोल शास्त्री थे पियाजी, ठीक है। अब पियाजी ने इनकी खोज करी थी। और अब इनके लिए खास क्या है इसको अपन जान लेते हैं। ये एकमात्र ऐसे बौना ग्रह है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित है। बकाया सब है ना वो सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। यानी जो हम इन 5 लोगों की हम बात करी थी ना, तो इन 5 में से ये सेरेस भाई साहब को छोड़ देना, तो ये मैकमैक, हुमा, एरिस और प्लूटो ये सभी सौरमंडल के बाहर स्थित हैं। ये सेरेस जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट में मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। तो अब ये हैं हमारे 5 जो बौने भाई लोग हैं ग्रह और बौने ग्रह। तो ये वो है, हम इनकी ये आप देख लीजिए। इन लोगों के चेहरे आपको कभी देखने मिल जाए, कभी आप टेलीस्कोप देख रहे हो, टेलीस्कोप से सौरमंडल को देख रहे हो, तो अगर गलती से आपको ये मिल जाए देखने के लिए तो पहचान सको ना। तो ये है प्लूटो
ऐसा दिखता है। ये इरिस है, एरिस है। और ये है हमारे, कौन है भाई आप, ये तो हुमा है और ये मैक है। तो ये मिस्टर ये सेरीस हैं, ठीक है, ये सेरीस हैं। अब बात करते हैं कुइपर बेल्ट। तो अब कुइपर बेल्ट को तो हम अभी जानेंगे, लेकिन इसमें आप एक खास चीज़ नोटिस करिएगा। ये लिखा है प्लूटो ऑर्बिट। ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी जा रही है ना, ये है प्लूटो ऑर्बिट। और ये जो इसको दूसरे कलर से देखते हैं। और ये जो ब्लू सी लाइन है, ये है हमारे नेपच्यून भाई साहब की कक्षा। तो अब ये क्या करते हैं, ये प्लूटो भाई साहब जो हैं इनकी कक्षा में घुस जाते हैं और इनकी कक्षा में घुसकर आ जाते हैं पहले नंबर पर। होता क्या था, रिसेंटली नहीं, मतलब मैं जब छोटा था उस समय, जब स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि अब जो है ग्रहों का क्रम बदल गया है, कि अब यूरेनस के बाद नेपच्यून आएगा, प्लूटो आएगा, उसके बाद नेपच्यून आता है। तो उस समय जो है प्लूटो ने नेपच्यून की कक्षा काटी थी और ये आगे पीछे होते थे। तो इनका क्रम जो है आगे पीछे होता था, तो ये इस वजह से बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसलिए इसको कहा कि अब भाई तुम काटते रहो कक्षा, हमें तुमसे मतलब नहीं है, आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें ग्रह से ही बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुइपर बेल्ट। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुइपर बेल्ट की अगर हम बात करें, तो कुइपर बेल्ट क्या है, नेपच्यून की कक्षा के बाद, यानी ये देखो ब्लू जो लाइन है, इसके बाद सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले बर्फीले छोटे छोटे पिंड हैं। पिंडों से निर्मित एक वलय है। ये देखो आप देख सकते हो, ये पिंडी पिंड है, कितने सारे हैं। इसमें ग्रहों के निर्माण के हजारों लाखों पिंड अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। तो ये वही पिंड हैं जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक है, और जिनकी कक्षाएं सौरमंडल के समीप स्थित हैं और उन धूम समीप स्थित हैं। इसे, अब ये जो कुइपर बेल्ट है, इसे उन धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है जिनका परिक्रमण काल 20 साल से कम होता है। यानी कि अगर कोई भी धूमकेतु जो आ रहा है जिसका जो परिक्रमण काल है वो 20 साल से कम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कुइपर बेल्ट से आया होगा पक्के में। तो अब ये कुइपर बेल्ट को हम और कैसे याद करने के सबसे अच्छे तरीका क्या है, हमारा सौरमंडल एक तरीके से हमारा घर है जिसमें हमारे 8 मेंबर्स और हमारे मुखिया सूरज रहते हैं, सूर्य रहता है। तो अब क्या है कि हमने अपना घर तो बना लिया, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो घर में हम ईंटें, सीमेंट वगैरह सब यूज करते हैं। घर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो भी मटेरियल बचता है तो उसको हम घर के किसी एक कोने में रख देते हैं कि बाई चांस अगर हमें कुछ और बनाना हुआ तो हम उठा के फिर बना लेंगे। तो ठीक वैसे ही ये जो चट्टाई पिंड हैं या निकाय हैं जो भी हैं, ये उसी प्रकार से हैं कि ये घूम रहे हैं, इनसे आपस में टकराएंगे, धीरे धीरे इनमें बड़े होते हैं। टकराने से हो सकता है कोई पिंड जुड़ जाए, जुड़ने से फिर वो एक दूसरे से जुड़ते जाएं और एक ग्रह का रूप ले लें। तो ये कच्चे माल है, हो सकता है भविष्य में जब भविष्य का मतलब कई लाखों करोड़ों साल बाद हो सकता है ये मिलके एक ग्रह बना लें, ठीक। अब मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कुइपर बेल्ट, ये खगोलविद थे कुइपर, ये उनके नाम पर है कुइपर बेल्ट। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव, जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कल हम कक्षा 6 की NCERT का 2nd चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।